हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 61 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव लोगों पर किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ा? बताइए, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ा था? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझो कि जो स्वदेशी आंदोलन है इसको शुरू करने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू होने का सबसे बड़ा कारण है 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, तो लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव स्वदेशी आंदोलन का पड़ा था बंगाल में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता से अपने देश की वस्तुएं अपनाने और विदेशों की वस्तुओं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? सबसे पहले याद रखो, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और हम बात करें, देखिए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भी पूछा जाता है। तो कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और लॉर्ड डफरिन की यदि हम बात करें तो पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब क्या था हमारे क्वेश्चन में? तो बंगाल विभाजन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, बंगाल विभाजन सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो बंगाल विभाजन है ये क्यों किया गया, इसको करने का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना ये उद्देश्य था अंग्रेजों का, और इनकी नीति थी फूट डालो और नीति करो। तो ये हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने किया बंगाल विभाजन 1905 में। ठीक है, अब बंगाल को इन्होंने पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, और जो पश्चिमी बंगाल में बांटा, ठीक है, तो इसमें पश्चिमी बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। ठीक है, और इसकी राजधानी बनाई गई थी कलकत्ता के लिए। और इसकी जनसंख्या कितनी थी? 5,40,00,000 जो है इसकी जनसंख्या थी। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू थे। कौन थे? तो पश्चिमी बंगाल में हिंदू ही हिंदू थे, मुसलमान केवल 90 लाख थे। ठीक है, और दूसरा हिस्सा कौन सा था? तो पूर्वी बंगाल, और इसमें पूर्वी बंगाल और असम को रखा गया और इसकी राजधानी बनाई गई ढाका के लिए। और पूर्वी बंगाल की यदि हम जनसंख्या की बात करें तो 3,10,00,000 इसमें जनसंख्या थी। और ये जो है ये मुस्लिम बाहुल एरिया था, मतलब इसमें मुस्लिमों की जो संख्या है, आबादी है, वो सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, हिंदू मात्र कितने थे? तो 1,20,00,000 हिंदू थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों को तोड़ना चाहते थे अंग्रेज, इसलिए इन्होंने बंगाल विभाजन किया। और बंगाल विभाजन के और फैक्टरों की बात करें तो उद्देश्य मैंने बता दिया कि हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना प्रमुख उद्देश्य था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ये डेट याद रखना, पूछी जाती है एग्जाम में। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ और लागू होते ही पूरे देश में रोष, असंतोष और विरोध की लहर फैल गई। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को भारतीयों ने क्या किया? शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया और इनके आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। रक्षाबंधन दिवस इसलिए मनाया भारतीयों ने, वो एकता दिखाना चाहते थे हिंदू मुसलमानों की। ठीक है, रक्षाबंधन दिवस के अवसर पर क्या किया? तो हिंदू भाई ने मुसलमान भाई की कलाई पर राखी बांधी और मुसलमान भाई ने हिंदू भाई की कलाई पर राखी बांधी और एकता को दिखाया। ठीक है, बंगाल विभाजन के अवसर पर
रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध गीत भी लिखा था, कौन सा, अमार सोनार बांग्ला। और ये जो अमार सोनार बांग्ला है ना, ये अभी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही है ना, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बताइए, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यदि हम भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, आप लोगों को भी अपना आंसर लगाना है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 61 में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, फिर बंगाल के गवर्नर जो हैं, ये बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाने लगते हैं। तो पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, और पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और हम बात करें कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं, ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखो, डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए, पूना पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? ठीक है, तो पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पूना पैक्ट की बात करें तो ये जो है एक समझौता है। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? तो पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था, और 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये डेट जरूर याद रखना। और इस समझौते का परिणाम क्या निकला था? तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों का 18% बढ़ा दिया गया, और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ठीक है, मोस्टली दो चीज़ें याद रखना कि जो पूना पैक्ट है, ये गांधी जी और डॉक्टर साहब वी.आर. अंबेडकर के बीच में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। बस इतनी बातें पूछी जाती हैं। अब बताइए इसी क्रम में कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता की यदि हम बात करें तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो एक बार में हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ये समझौता दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, बंद कर दिया, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और इस गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी हैं, ये भाग लेने के लिए लंदन नहीं गए थे। ठीक है, क्यों नहीं गए थे? क्योंकि 1930 में तो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना भारत में, इसलिए वो नहीं गए थे। ठीक है, तो इरविन ने कहा गांधी जी से कि आप अपने आंदोलन को स्थगित कर दीजिए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आ जाइए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। ठीक है, इस वजह से हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी जी आसानी से नहीं माने, इन्होंने अपना आंदोलन स्थगित नहीं किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि हम अपना आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको स्थगित कर देंगे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन भी आ जाएंगे, लेकिन आपको हमारी 11 सूत्रीय मांगें माननी होगी, तभी हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आएंगे। ठीक है, इसने क्या भैया अपनी जो 11 सूत्रीय मांगे हैं वो आप हमें बताइए। तो गांधी जी ने ये लिस्ट चिपका दी इरविन के लिए। इरविन ने कहा कि जब आप इतनी लंबी लिस्ट हमें दे ही रहे हैं तो हमारी भी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, 3 शर्तें हैं हमारी, इनको भी आप मान लीजिए। तो इस प्रकार से
गांधी जी की शर्तों को इरविन ने मान लिया और इरविन की शर्तों को गांधी जी ने मान लिया। और गांधी इरविन समझौते में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, गांधी जी ने शुरू किया था 1930 में, गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया। ठीक है, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ पर चले गए गांधी जी? लंदन पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 11 सूत्रीय मांगों में से एक तो पहली मांग थी कि भूमि में जो कर है वो 50% की कमी की जाए उसमें। ठीक है, दूसरी मांग क्या थी? नमक कर खत्म किया जाए तथा सरकार का नमक पर एकाधिकार हो, एकाधिकार जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण दिया जाए। कुछ ऐसी शर्तें थी 11। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इरविन ने कहा था कि जो आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं इसको आप समाप्त कर लीजिए और कांग्रेस जो है ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आ जाए। ठीक है, ये कहा था इरविन ने। और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए। ठीक है, ये भी कहा था किसने? इरविन ने। ठीक है, एक तरफ इरविन की 3 शर्तें थीं और दूसरी तरफ गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे थीं। तो आप जो गांधी इरविन समझौता है ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बताइए, गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, चूंकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ठीक है, इस पर 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? कई बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। तो रॉलेट एक्ट, डेट याद रखना दोस्तों, 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, और काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? तो रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। नो अपील, नो दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट के लिए नो अपील, नो दलील का कानून कहा जाता है। हम बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट की। तो देखिए, मार्च 1919 में कांग्रेस ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ये कानून बनाया था। इस कानून के तहत में किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, और ये रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया। रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था? तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, ये इसका आधिकारिक नाम था। ठीक है, और इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। और इसी कानून के तहत में 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच या फिर वुड का घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम फैक्टों से समझ लेते हैं। देखिए, वुड डिस्पैच या फिर वुड का घोषणा पत्र, इसकी शुरुआत हुई थी किसने करी थी? चार्ल्स वुड ने, और 1854 में इसकी शुरुआत करी थी। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और वुड डिस्पैच के माध्यम से भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल लेवल की जो शिक्षा है इसका माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, और वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच के लिए कहा जाता है। पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो सभी को पता होगा कि ये कलकत्ता अधिवेशन में और 1896 में पहली बार गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, और इसे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो रहीमतुल्ला एम सयानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। राष्ट्रगीत को गाने में 1 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है। और वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है अपने देश का, उसकी रचना करी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, और संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में इसकी रचना करी थी। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं,
तो हमारी करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। यदि कोई बच्चा ये वीडियो यूपी से देख रहा है तो उसके लिए यूपी जीके प्लस में करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, और इन सभी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, यदि आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बेस्ट कंटेंट को आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी स्टडी को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारी इन सभी ई बुक्स को आप परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? डायरेक्टली ये पूछा जाता है। तो जो जन गण मन है ना, ये राष्ट्रगान है अपने देश का, और इसको संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, बताइए कि भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लगाइए। देखिए, हम एक पढ़ चुके हैं कि जो वंदे मातरम गीत है, ठीक है, तो वंदे मातरम गीत की रचना किसने करी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, लेकिन वंदे मातरम यदि पत्रिका पूछी जाए तो इसके संपादक कौन है? अरविंद घोष। याद रखना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वंदे मातरम नामक पत्रिका के संपादक अरविंद घोष थे। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1905 में। और किस भाषा में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, याद रखना आप लोग। और जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, इसकी रचना किसने करी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी ने करी थी। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हम बात करें कि जो अपना राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक है, ये सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया? तो सबसे पहले ये 1911 में और कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, और जन गण मन की रचना किसने करी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना करी गई थी। और राष्ट्रगान पहली बार, डेट याद रखना, 27 दिसंबर, कब? 27 दिसंबर 1911 को, और कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान को गाने में कितने सेकंड का समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो देखिए, हमने राष्ट्रगीत के बारे में पढ़ा है कि जो अपना राष्ट्रगीत है, इसको संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसी दिन जो जनगण मन है ना, ठीक है, इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। याद रखना, दो बातें मैंने आपको बताई हैं कि जो वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है, तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में और जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में इसी डेट को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950। तो दो में से कोई पूछे, डेट एक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? जो राष्ट्रगान है अपना जन गण मन, इसका सबसे पहले आप समझो कि जन गण मन जो राष्ट्रगान है किसके द्वारा लिखा गया? तो मैंने बताया था कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। किस नाम से ट्रांसलेशन किया? तो याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से ट्रांसलेशन किया। ठीक है, किस नाम से ये भी जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जब प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, और ये युद्ध जो है ये अंग्रेजों के बीच में तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसकी हार हो गई थी। ठीक है, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो जब प्लासी का युद्ध हो गया उसके बाद बंगाल का नवाब जो है ये मीर जाफर के लिए बनाया गया। बताइए, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ फैक्ट के रूप में। भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये 1856 से लगाकर 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। ठीक है,
और 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? तो 1857 की क्रांति इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो सहायक संधि शब्द है ये फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ डुप्ले ने दिया था, ठीक है, और इनको ही भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सहायक संधि की नीति को पेश किया, जिसके तहत में जो भारतीय शासक थे वो ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हो गए थे। तो मैंने बताया कि जो सहायक संधि है ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा पेश की गई थी भारत में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी इसको स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था ये था हैदराबाद का निज़ाम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत कौन सा था? तो जो सहायक संधि है इसको स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत भी पूछा जाता है, तो दूसरा प्रांत था मैसूर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था। इसने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था और मैसूर जो है ये दूसरा राज्य था जिसने 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। फिर क्या हुआ? 1801 में लॉर्ड वेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं इनको सिविल सर्विस का जनक, स्थायी बंदोबस्त का जनक और पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। ये तीन फैक्ट तो हजारों बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, तो इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। और सिविल सर्विस दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक और फैक्ट याद रखो कि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विस को भारत का इस्पाती ढांचा कहा था। नेक्स्ट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप कहेंगे एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा ना तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू थी, ठीक है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के द्वारा भारत कोकिला उपनाम दिया गया? तो गांधी जी के द्वारा भारत कोकिला उपनाम दिया गया था इन्हीं के लिए, सरोजनी नायडू के लिए। देखिए, सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और ये कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन है ये 1925 में हुआ था, ठीक है। और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की। और 13 फरवरी को इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस की, जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा ना तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू के। और कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महात्मा गांधी जी ने इनको भारत कोकिला यानी कि दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम दिया था। इसको भी आप ज़रूर याद रखेंगे। मतलब ये जो फैक्ट है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है और किसी भी बुक में ये सारे फैक्ट और इतनी अच्छी भाषा में फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि रोज़ वीडियो अपलोड होते हैं, वीडियो को रोज़ देखा करें। चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपकी बहादुर सर का जब भी वीडियो आए ना आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई? तो देखिए दोस्तों, सरोजनी नायडू की 3 प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है। एक तो दी ब्रोकन विंग है, दूसरी है दी गोल्डन थ्रेशोल्ड और तीसरी है दी वर्ड ऑफ टाइम। ये 3 पुस्तकें सरोजनी नायडू की पुस्तकें हैं, इनको आप याद रखें।
तो गार्डनर बुक जो है ये सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई, लेकिन ये बुक है किसी ना किसी के द्वारा तो लिखी गई होगी ना ये बुक। तो ये जो बुक है ये भी फेमस पर्सनालिटी के द्वारा लिखी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, गार्डनर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। बताइए भारत में पहली बार जनगणना किस समय हुई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना है ये 1872 में करी गई थी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन केवल यही नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन 3-4 प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जनगणना है ना ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, यानी कि इस पर कोई नियम कानून बनाएगा तो वो केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक है, और जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि जनसंख्या पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अब भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो हमने बात करी कि भारत की प्रथम जनगणना, आपसे पूछा जाता है कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। और विश्व में पहली जनगणना कहाँ पर हुई थी? तो स्वीडन देश में सबसे पहले जनगणना करी गई थी। मतलब ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? फटाफट से बताइए। तो काकोरी ट्रेन डकैती जो है ये 9 अगस्त, डेट जरूर याद रखना, सन तो याद रखना ही है, डेट भी याद रखना। 9 अगस्त 1905 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। और ये जो काकोरी स्थान है ना ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसी क्रम में, तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान के द्वारा करी गई थी। जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, ठीक है, इसकी कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल ने और अशफाक उल्लाह खान ने करी थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम डिटेल से समझेंगे फैक्टों के लिए। तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती थी, और ये डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ये डकैती करी थी। ठीक है, और किसके खिलाफ ये डकैती थी? तो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ में और भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा ये डकैती करी गई थी। ठीक है, इस डकैती में कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल ये शामिल थे। ठीक है, ये तो 5 लोग शामिल थे। लेकिन हम बात करें, एक फैक्ट पूछा जाता है कि किस किस को फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को काकोरी के षड्यंत्र के आरोप में 9 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, ये 3 लोगों के नाम हैं। ठीक है, इनके नाम जरूर याद रखना है, किस किस को फांसी दी गई है और कौन कौन क्रांतिकारी इस डकैती में शामिल थे, इनको भी आप जरूर याद रखेंगे। बताइए, जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना 1923 में करी गई थी, लेकिन स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो 2 लोगों के द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी 1923 में। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के लिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ब्रह्म समाज का शाब्दिक अर्थ होता है वन गॉड सोसाइटी। राजा राम मोहन राय के द्वारा 2 समाचार पत्र लिखे गए, एक तो संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है ये अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई? तो तंबाकू की खेती जो है ये पुर्तगालियों ने सिखाई है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में तंबाकू का प्रारंभ किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो देखिए, पुर्तगाल जो है ये तंबाकू की खेती लेकर आए भारत। ठीक है, मतलब खेती लेकर नहीं आए, उन्होंने तंबाकू की खेती सिखाई भारत में। ठीक है, और तंबाकू का जो प्रारंभ है भारत में ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, मतलब कुछ तो मुगल शासक ऐसे थे
जिनको ये डर लगने लगा था कि तंबाकू की हमें लत ना लग जाए, ठीक है, इसलिए प्रतिबंध भी लगाते रहे कुछ मुगल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्रम में एक और पूछा जाता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना। तो देखिए, हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस की, तो प्रिंटिंग प्रेस हो या फिर तंबाकू की खेती हो, ये दोनों किसकी देन है, ये पुर्तगालियों की ही देन है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आ गए थे और सबसे बाद में गए थे ये जब गोवा को मुक्त किया गया था, ठीक है, पुर्तगालियों से, तो ये थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। और बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये मुगल सम्राट के लिए हर साल 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी। अभी क्या आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन? आइए मैं आपको डिटेल से समझाता हूं तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आपके बहादुर सर बैठे हैं ना, आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी वर्णन नहीं लेना है, सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊंगा। बक्सर की लड़ाई लड़ी कब गई थी। तो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। अरे भैया, किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो एक तरफ थी अंग्रेजी सेना यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ जो है ये 3 लोगों की संयुक्त सेना थी। किस किस की संयुक्त सेना थी। तो एक तो बंगाल के नवाब मीर कासिम की, दूसरा अवध के नवाब शुजाउद्दौला की, और तीसरे थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ये लड़ाई अंग्रेजों के बीच में और इन 3 लोगों की संयुक्त सेना के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। और अच्छा, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था। तो हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। और बक्सर की लड़ाई का परिणाम क्या निकला। तो संयुक्त सेना जो थी 3 लोगों की, ये हार गई थी और अंग्रेजों की जीत हो गई थी। बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधियां होती हैं, ठीक है। एक तो होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि, 12 अगस्त 1765 में ये संधि होती है। और किस किस के बीच में होती है। तो देखिए, अंग्रेजों और मुगलों के बीच में ये संधि होती है। और इस संधि में क्या कहा जाता है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये मुगल सम्राट के लिए 26 लाख प्रति वर्ष करने के लिए सहमत हो गई थी। ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें, इलाहाबाद की दूसरी संधि भी होती है। और प्रथम संधि के 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को ये संधि होती है। और ये संधि होती है अंग्रेजों के बीच में और अवध के बीच में, ठीक है। और इसमें 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है अवध के नवाब पर, ठीक है। और ये अवध के नवाब को भरना भी पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट डिटेल याद रखना है। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो कि महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ। तो महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में होने वाला एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था बेलग्राम अधिवेशन 1924, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जो कि एक छोटे से गांव में हुआ था। तो वो बेलग्राम अधिवेशन ही है, ठीक है। इसके बारे में हम यदि बात करें कि जो बेलगांव है ये किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है, याद रखना, ठीक है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था। तो वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए, वारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था, ठीक है। और इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और उस समय क्या था, तो प्रांतीय सरकार ने लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। और इसी के विरोध में वल्लभ भाई पटेल ने ये सत्याग्रह शुरू किया था। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि तो महात्मा गांधी जी ने दी थी, लेकिन आपसे पूछा जाए कि किसके कहने पर। तो बारदौली सत्याग्रह के बाद बारदौली की महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि बारदौली सत्याग्रह में इन्होंने कुशल नेतृत्व किया था संगठन का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो जो पटेल साहब की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, डिटेल की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या फिर इसको एकता की प्रतिमा कहा जाता है, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, और ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे ये प्रतिमा बनी हुई है। हाइट 182 मीटर है। और इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? तो रामवी सूतार इसके मूर्तिकार हैं। और इसका लोकार्पण मोदी जी ने किया था 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर को क्या होता है? तो पटेल साहब की जयंती होती है। और 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बताइए कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा किसने? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो वैलेंटाइन चिरोल ने। किसने? वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा था। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। और एक पुस्तक है गीता रहस्य, काफ़ी महत्वपूर्ण ये किताब है। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस भाषा में लिखी? तो ये मराठी भाषा में लिखी गई। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब किया गया? 1915 में किया गया। और बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक की रचना करी थी जेल में। ठीक है, बर्मा की मांडले जेल में। याद रखना, कहाँ पर? बर्मा की मांडले जेल में इस पुस्तक की रचना करी गई थी। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने निम्न में से कौन सी किताब जेल में लिखी थी? तो मैंने बताया कि गीता रहस्य नामक किताब जो है इन्होंने कहाँ पर लिखी थी? तो बर्मा की मांडले जेल में लिखी थी। बताइए, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया? तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और ये नारा 1916 में दिया था। नेक्स्ट, गणपति उत्सव की शुरुआत 1894 में किसके द्वारा करी गई? तो गणपति उत्सव की हम बात करें, इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही करी गई। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी? देखिए, शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव दोनों की शुरुआत किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, शिवाजी महोत्सव की बात करें तो ये उत्सव महान मराठा योद्धा राजा शिवाजी के सम्मान में महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में गर्व और देशभक्ति की भावना पैदा करने और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए 1895 में जो शिवाजी महोत्सव है इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव दोनों तिलक साहब ने शुरू करे। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र को शुरू किया था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक के दो प्रमुख समाचार पत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो एक तो केसरी है, मैं लिख देता हूँ और सभी फैक्ट में इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा। एक कौन सा है? केसरी है। और दूसरे समाचार पत्र का नाम है मराठा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पता? कि जो केसरी समाचार पत्र है, ठीक है, ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये मराठा भाषा में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। ठीक है, याद रखना, मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी में, इसमें मराठी नहीं लगा देना। ठीक है, तो मराठा अंग्रेजी में और केसरी है ना, ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। ठीक है, केसरी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1881 में प्रकाशित हुआ था। ये फैक्ट डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब कहा जाने लगा? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि जो लोकमान्य उपाधि है ये बाल गंगाधर तिलक की उपाधि है, लेकिन इनको ये कब दी गई या फिर कब से ये लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब सरकार ने उनको रैंड हत्या मामले में आरोपी बनाया था और सजा भी सुनाई थी, तब से इनको लोकमान्य
यानी कि लोगों के प्रिय नेता के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, बात है 1897 की, तब मुंबई और पुणे जो है ये प्लेग बीमारी की चपेट में था। तब पुणे में एक सहायक कलेक्टर पदस्थ था, इसका नाम था मिस्टर रैंड। ठीक है, और उसने प्लेग बीमारी का प्रसार, मतलब प्लेग बीमारी को ज़्यादा ना फैले, ठीक है, प्रसार रोकने के लिए कई सारे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। ऐसे ऐसे क्रूर तरीके कि जो बीमार है, मतलब जो प्लेग बीमारी से ग्रसित है बंदा, उनके घरों को जलाया जाने लगा। मतलब कितनी बड़ी बात है, अभी कोविड चल रहा था कि ये बोले कोविड पॉजिटिव है, इसके घर को ही जला दो, ये कौन सी बात हुई। और यहाँ तक कि जो बंदा इस बीमारी से ग्रसित है, प्रभावित है, उन लोगों की गोली मारकर हत्या की जा रही थी। किसके द्वारा? तो सहायक कलेक्टर मिस्टर रैंड के द्वारा। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में, केसरी किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो केसरी जो है ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो अपने समाचार पत्र केसरी में इन क्रूर तरीकों का बहुत ही बड़े स्तर पर विरोध किया, और केसरी समाचार पत्र के प्रकाशन के बाद लोगों ने मिस्टर रैंड और उनके सहायक की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या करी लोगों ने, लेकिन बाल गंगाधर तिलक पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया कि आपने ही अपनी पत्रिका के माध्यम से लोगों को उकसाया है। ठीक है, और 18 महीनों की कैद की 28 महीनों के कैद की इनको सजा भी सुनाई गई थी। ठीक है, जब वो जेल से निकले, ठीक है, तो उनको लोकमान्य की उपाधि दे दी गई, जिसका अर्थ होता है लोगों का प्रिय नेता। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी, और ये कहानी आपको पता भी रहना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे क्रांतिकारी हैं, कैसे कैसे लड़े हैं, और कैसे कैसे हमें इन अंग्रेजों की सत्ता से आज़ादी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने किस वर्ष रंगून की जेल में कैद कर दिया था? तो देखिए, 1857 की क्रांति के तुरंत बाद 1858 में बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून की जेल में कैद कर दिया था। डिटेल से समझें तो बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल सम्राट था। इन्होंने 1857 की क्रांति जो हुई थी इसमें दिल्ली का नेतृत्व किया। ठीक है, 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित करके दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। ठीक है, और दिल्ली का नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये कहाँ पर? हुमायूं के मकबरे में जा छिप गया था, और फिर बाद में अंग्रेजों ने कहा कि हम मृत्युदंड नहीं देंगे। इस शर्त पर बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया, और 1858 में बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया। ठीक है, जहाँ पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। और कब करी थी? तो 1875 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन की अगुवाई वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में लड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है, सबसे पहले आप याद रखो कि ये कब से कब तक चला? तो 1798 से लगाकर 1799 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, किस किस के बीच में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज, और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन कर रहे थे। तो अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में ये युद्ध होता है। ठीक है, और युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? तो जो टीपू सुल्तान है ना, ये मारा जाता है, और मैसूर शक्ति जो है इसका पतन हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, टीपू सुल्तान कौन से युद्ध में मारा गया था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड मॉर्निंगटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत करी थी? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, हड़प नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत, या फिर इसी को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और इसकी शुरुआत जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से इस क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो हड़प नीति या फिर इसी को विलय नीति कहा जाता है, इसी को व्यपगत का सिद्धांत कहा जाता है, इसी को
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इसकी शुरुआत करी थी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। अच्छा, ये क्या है नीति? तो देखिए, इस नीति के अनुसार क्या होता था, अगर किसी राज्य का शासक, कोई राजा है, वो बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी यानी कि उसका कोई पुत्र नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और वो राजा मर जाए, ठीक है, तो क्या होगा उस राज्य का? वो राज्य किसी दत्तक उत्तराधिकारी यानी कि किसी दत्तक पुत्र को नहीं दिया जाएगा। ये थी हड़प नीति, ठीक है। और इसका शिकार कई सारे राज्य हो गए थे, जैसे झांसी भी इसका शिकार हुआ था ना, ठीक है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुआ था? तो हड़प नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी की, इसका पहला शिकार हुआ था सतारा राज्य। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा को 1848 में, ठीक है, ये पहला शिकार हुआ था हड़प नीति का। दूसरा शिकार हुआ था जैतपुरा, ठीक है, कब? तो जैतपुरा और संबलपुर ये 1849 में एक साथ, ठीक है। इसके बाद उदयपुर 1852 में, फिर झांसी भी इसका शिकार हुआ, ठीक है, 53 में, नागपुर 54 में, ठीक है। मतलब कई सारे राज्य जो हैं इनको ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और इस नीति के कारण जो भारतीय रियासतें थी ना, इनमें तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया, रोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। और ये भी एक कारण है 1857 की क्रांति का। मतलब 1857 की क्रांति कई सारे कारणों से शुरू हुई थी, ठीक है, तो ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है 1857 की क्रांति शुरू होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर की राज्य हड़प नीति के चलते ब्रिटिशों ने लक्ष्मीबाई को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी थी? रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाली। इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव, ठीक है। तो दामोदर राव इनका पुत्र था, ये खत्म हो गया था, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के चलते लक्ष्मीबाई को उत्तराधिकारी यानी कि दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प नीति के अनुसार झांसी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब किया गया? तो मैं आपको बता भी चुका हूं कि हड़प नीति के तहत में प्रथम राज्य कौन सा है जो शिकार हुआ था? मतलब पहला वो राज्य कौन सा है जो कि हड़प नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया गया था? तो वो था सतारा, ठीक है। और सतारा को कब कंपनी में विलय किया गया था? तो 1848 में। और झांसी को कब किया गया था? तो 1853 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित किया गया? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम याद रखना 1856 में अधिनियमित किया गया। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है ये लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। यदि आपको 1857 क्रांति याद होगा, कौन थे 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो ये जो अधिनियम है ये कब पास हुआ था? 1856 में, ठीक है। मतलब उस समय भी कौन था? कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो अभी मैंने बताया कब पारित किया गया, 1856 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो देखिए दोस्तों, जो परमहंस मंडली थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना इसकी स्थापना जो है महाराष्ट्र राज्य में करी गई थी। एक और क्वेश्चन समझेंगे हम इसी क्रम में, परमहंस मंडली का गठन खालिस्तान के उन्मूलन के लिए किया गया था। तो परमहंस मंडली का गठन जो है ये जाति के उन्मूलन के लिए किया गया था। जाति के उन्मूलन के लिए कैसे? तो आइए डिटेल से हम समझ लेते हैं। जाति व्यवस्था थी, छुआछूत, ऊंच नीच, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में करी गई थी। किसके द्वारा स्थापना करी गई थी? तो दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर के द्वारा, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और इनके दोस्त थे, उनके द्वारा करी गई थी। और इसके जितने भी संस्थापक सदस्य थे वो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और मुख्य रूप से जाति के जो नियम चल रहे थे उस टाइम उनको तोड़ने में रुचि रखते थे। इस मंडली में क्या होता था, जब मंडली की सभाएं होती थी, मीटिंग होती थी, तो उनमें जो निम्न जाति के लोग थे, छोटी जाति के लोग थे, उनसे खाना बनवाया जाता था। आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, ठीक है। और सभी जाति के लोग मिलकर खाने को खाते थे, ठीक है। तो ये थी
परमहंस मंडली महाराष्ट्र राज्य में इसकी स्थापना 1849 में करी गई थी। जाति व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने इसकी स्थापना करी थी। तो यहाँ पर हमने आधुनिक भारत से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 61 क्वेश्चन को डिस्कस किया, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है ना तो कमेंट सेक्शन में आप लिखा करो, बताया करो। कुछ कमी होती है तो वो भी आप हमें बताया करो। जब तक आप नहीं बताएंगे मैं कैसे सुधार करूंगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो कंटेंट है वो कैसा है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। पॉजिटिव कमेंट आप किया करो। मैं गारंटी से बोलता हूं आपके बहादुर सर जो है ना और मेहनत करेंगे और बेस्ट कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए चाहे मुझे रात भर जागना पड़े। ठीक है, इसी क्रम में यदि आप इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक्स को परचेस कर सकते हैं। हमारी 4 ई बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं। एक करंट अफेयर्स की, दूसरी स्टैटिक जीके की राममण ई बुक, तीसरी साइंस की ई बुक और चौथी जो ई बुक है ना वो यूपी जीके की ई बुक है। ठीक है, तो इन 4 ई बुक्स को आप परचेस कर सकते हैं। इन चारों ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक टेस्ट है, चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? ठीक है, फटाफट से बता दीजिए रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया था। मुझे भी तो पता चले कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कितने अच्छे से वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये तो लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का जब भी बेस्ट वीडियो डले तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।